नेपाल के जेनजी प्रोटेस्टर्स आपस में भिड़ गए हैं। एक दिन पहले अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए जिस नाम पर सहमति बनी थी, अब उसका विरोध दूसरा गुट कर रहा है। दलीलों में भारत का भी जिक्र हो रहा है। तो कौन संभालेगा हमारे पड़ोसी देश नेपाल की बागडोर? सुशीला कार्की या कुलमान घिसिंग, या मंसूबे कुछ और हैं? नेपाल में तानाशाही लाने की क्या कोशिश हो रही है? आज के शो में इन सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। नेपाल की सेना पर उठ रहे सवाल, सिविल सोसाइटी के बुद्धिजीवियों की आशंका, केपी शर्मा ओली और पुष्पकमल दहल प्रचंड जैसे नेताओं की फिलहाल की लोकेशन और आगे का एक्शन और आगे का रास्ता भी। इन सबसे इतर एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात, और ये भी विचार कि क्या ये देश के जज्बात के खिलाफ है। इन सबसे इतर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह श्रीनगर में नजरबंद क्यों हुए, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के बीच क्या बातें और समझौते हुए, और एथेनॉल वाले पेट्रोल पर नितिन गडकरी ने किस साजिश की बात की, इन ब्यौरों का जिक्र करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। नेपाल के जेनजी प्रोटेस्टर्स कंफ्यूज होते जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं? सोलुलु निकालते निकालते डेलुलु में चले गए हैं, सस बिहेव कर रहे हैं। संक्षेप में कहें तो इट्स नॉट गिविंग। 8 सितंबर को शुरू हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन को 3 दिन बीत चुके हैं। राजनीतिक अस्थिरता अभी बनी हुई है। 10 सितंबर को जानकारी आई कि देश की पहली महिला चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं, पर 11 सितंबर को कहानी में ट्विस्ट आ गया। जेनजी प्रदर्शनकारियों का एक धड़ा सुशीला के नाम से सहमत नहीं हुआ और दूसरा नाम रखा गया कुलमान घिसिंग। ये कौन है और भ्रम की स्थिति क्या बनी है? इन सवालों के जवाब तलाशते हैं, पर पहले मौजूदा हालात का जायजा। 11 सितंबर की सुबह जानकारी आई कि विरोध प्रदर्शन में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई, जिसमें 25 की पहचान हो चुकी है। 250 के करीब लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। सेतर काठमांडू एयरपोर्ट चालू होने के बाद नेपाल में फंसे यात्रियों को वापस भेजने की कवायद भी शुरू हुई। नेपाली अधिकारियों ने विदेशी सैलानियों की वीजा लिमिट को भी आगे बढ़ाया ताकि वापसी सुचारू ढंग से हो। इन सबके बीच नेपाल की सेना का बयान आया कि राजधानी काठमांडू में कई जगहों पर कर्फ्यू में छूट दी गई, आवाजाही शुरू हो चुकी है। 11 सितंबर को कुछ ऐसे दृश्य आए जिनमें लोग उजड़ी जली जगहों की मरम्मत और साफ सफाई करते भी दिखे। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं साथी पत्रकारों के पास। भारत से आए हुए लोग नेपाल के अलग अलग कोने में फंसे हुए थे, उनके परिवार वाले परेशान थे। इनमें से कई सारे लोग, जिस तरह से महाराष्ट्र का एक बड़ा ग्रुप यहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आया था, कोई बिजनेसमैन नेपाल में इन्वेस्टमेंट के लिए आया था, आंध्र प्रदेश के कई सारे लोग और गुजरात के कई सारे लोग फंसे हुए थे नेपाल के अलग अलग कोनों में। इसके बाद से भारतीय एम्बेसी ने इन सभी लोगों से संपर्क करने का काम शुरू किया, वो प्रक्रिया शुरू की, और नेपाल की आर्मी ने भी बाहर से आए हुए, विदेश से आए हुए पर्यटक और सैलानियों को और बिजनेसमैन को कहा कि आप एजेंसियों के संपर्क में रहें। फिलहाल हमारे ठीक पीछे त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, काठमांडू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो 3:30 बजे कल खोल दिया गया था और देर शाम कल पहला इंटरनेशनल फ्लाइट भारत से एयर इंडिया का ही लैंड किया था काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जिसके बाद से जो दुनिया और भारत के सैलानी हैं जो नेपाल में थे, वो अब आराम से अपने अपने मुल्क वापस जा पा रहे हैं। खासतौर पे भारत ने इंडिगो और एयर इंडिया को कहा है कि आप एडिशनल फ्लाइट्स का इंतजाम करें ताकि किसी भी तरह की परेशानी नेपाल जाने या नेपाल से वापस आने के लिए भारतीय पैसेंजर्स को फेस ना करना पड़े, उसका सामना ना करना पड़े। कुछ जगहों पर नेपाल में अभी भी अराजकता दिखी। मसलन एक जेल से कैदियों ने भागने की कोशिश की, फिर सेना ने गोलियां चलाई, 3 की मौत हुई। दूसरी तरफ सेना ने यह भी जानकारी दी कि देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों मसलन केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दहल प्रचंड, झालानाथ खनाल समेत दूसरे बड़े चेहरों को आर्मी के एक बैरक में सुरक्षित रखा गया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये सभी नेता नेपाल के शिवपुरी इलाके में स्थित बैरक में मौजूद हैं। इस बीच इन नेताओं के बयान भी आए। प्रचंड ने कहा जेनजी का ये आंदोलन लोकतंत्र को बेहतर बनाने की मांग कर रहा है और उनके मुद्दों का हल संविधान और मौजूदा संसदीय प्रक्रिया के तहत ही निकाला जा सकता है। नेपाली कांग्रेस ने जेनजी युवाओं से शांतिपूर्ण हल निकालने की अपील की। पार्टी ने अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगी। झालानाथ खनाल का भी बयान आया, बोले मैं सुरक्षित हूँ। उन खबरों को गलत बताया जिनमें उनकी पत्नी की जलने से मौत की बात कही गई थी। वहीं केपी शर्मा ओली की पार्टी ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई तबाही की निष्पक्ष जांच की मांग की। इन सब के बीच सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जो पुष्पकमल दल प्रचंड अभी युवाओं के साथ होने की बात कर रहे हैं, उनकी और उनका प्रच्छन्न सपोर्ट कर रहे पुराने माओवादी एलिमेंट्स की इस विरोध प्रदर्शन के हिंसक होने में, बंदूकों का राज कायम होने में कितनी
भूमिका है। जेल में बंद रवि की भी बात हो रही है और दूसरे अवयवों की भी बात हो रही है। कई डेवलपमेंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में पॉलिटिकल कमेंटेटर्स खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर रहे हैं। क्या प्रचंड को ये लगा कि ओली कमज़ोर होंगे तो उनकी सत्ता वापसी का रास्ता वापस से खुल जाएगा? इन सब पर भी चर्चा होनी चाहिए। और इन सब को कहने का अर्थ ये कतई नहीं है कि देश के युवाओं के आंदोलन को, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो राजनीतिक अराजकता के खिलाफ है, डिरेल किया जा रहा है। लेकिन उन युवाओं को भी पता है कि उनके बीच कुछ ऐसे एलिमेंट्स आए जिन्होंने इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की। तो बहुत अलग अलग क्लेमेंट्स हैं। इन सब डेवलपमेंट्स के बीच जेनजी प्रदर्शनकारियों के कुछ प्रमुख चेहरों ने काठमांडू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आंदोलनकारी नेताओं में से एक सुदान गुरुंग मीडिया को संबोधित करते हुए रो पड़े। इन्होंने कहा, बुजुर्ग नेताओं और उनके भ्रष्टाचार से तंग आकर यह आंदोलन किया गया। उद्देश्य संविधान रद्द करना नहीं, बल्कि संसद को भंग करना था। इन सब के बीच जानकारी आई कि आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर जेनजी प्रदर्शनकारियों के गुट आपस में भी भिड़े। एक गुट बातचीत का विरोध कर रहा था। इसकी मांग थी कि नए प्रधानमंत्री को लेकर बातचीत सैन्य मुख्यालय के बजाय राष्ट्रपति भवन में हो और यहीं से बनी अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर कंफ्यूजन की स्थिति। 10 सितंबर की शाम को सुशीला कार्की के नाम पर सहमति की बात कही जा रही थी। जेनजी के समूह डिस्कॉर्ड पर जुड़े थे, वहां वोटिंग भी हुई थी। हरका सामपांग, सागर धाकल, महावीर पुंज जैसे नामों को पीछे छोड़ते हुए कार्की शीर्ष पर काबिज हुई थी। अंतरिम प्रधानमंत्री की रेस में चल रहे काठमांडू के मेयर और युवाओं के बीच लोकप्रिय रैपर रहे बालिन शाह ने भी उनके नाम का समर्थन किया था। ये भी जानकारी आई कि 73 साल की कार्की देश की बागडोर संभालने के लिए राजी भी हो गई थी और आर्मी हेडक्वार्टर में आगे की प्रक्रिया पर चर्चा कर रही थी। लेकिन इन तमाम डेवलपमेंट्स के बीच जेनजी के एक दूसरे गुट की तरफ से कुलमान घीसिंग का नाम रखा गया और कहा गया कि सुशीला के पास प्रशासनिक अनुभव नहीं है, उनका झुकाव भारत की तरफ है और मौजूदा संविधान के तहत भी पूर्व चीफ जस्टिस और न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री पद पर नहीं बिठाया जा सकता। ये भी कहा गया कि 73 साल की होने की वजह से वे जेनजी की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। अब ये दावेदार कौन है? दूसरे कुलमान घीसिंग नेपाल के लाइटमैन कहे जाते हैं। इनके बारे में और जानकारी। 25 नवंबर 1970 को नेपाल के बेथान में जन्म। जमशेदपुर, भारत में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। 2016 में नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। तब देश में बिजली कटौती और चोरी की समस्या आम थी। अगले 2 बरस में उन्होंने इस समस्या को लगभग खत्म कर दिया और इसी के चलते उनको उज्यालो नेपाल का अभियंता, यानी कि नेपाल को रोशनी की राह दिखाने वाला इंजीनियर कहा जाने लगा। कुलमान की लीडरशिप में नेपाल ने 2023-24 में भारत को बिजली निर्यात भी शुरू किया और पहली बार एनईओ को घाटे से निकालकर मुनाफे में लाए। ऐसे में उनकी छवि एक ऐसी व्यक्ति की बनी जो अपने देश और लोगों की भलाई चाहता है और करप्ट तो बिल्कुल नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। कई और भी आशंकाएं हैं जिनके बारे में नेपाली सिविल सोसाइटी और वहां के पत्रकार लगातार लिख बोल रहे हैं। इन 2 दावेदारों से इतर मसलन मौजूदा संकट का फायदा उठाकर देश को तानाशाही में झोंका जा सकता है। सबसे मुफीद हल यही है कि अभी के लिए एक अंतरिम सरकार बने जिसका प्रतिनिधित्व कोई ऐसा चेहरा करे जिसकी पूरी नेपाल में स्वीकार्यता हो। यह अंतरिम सरकार अगले 6 महीने के भीतर नेपाल में नए सिरे से चुनाव कराए, बहुमत से चुने चेहरे को कमान दी जाए। लेकिन इस समय इसी अंतरिम सरकार के गठन में अड़चनें भी डाली जा रही जो अच्छा संकेत नहीं है। नेपाल के लिए सबसे बुरा यह होगा कि सेना सत्ता में बैठ जाए या कोई ऐसा व्यक्ति जो सेना की कठपुतली हो या फिर राजशाही की वापसी हो। इन पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के मुताबिक इन आशंकाओं को ये बल इसलिए मिला क्योंकि नेपाल की सेना किसी भी राजनीतिक दल को चर्चा में शामिल नहीं कर रही है। हालांकि एक मत यह भी है कि आर्मी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि पूरा गुस्सा ही इस पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ निकला है। दूसरी तरफ ये भी साफ नहीं हो पाया कि आंदोलनकारियों का नेतृत्व करने वाले कौन है। तो आगे का रास्ता क्या निकले, हमने पूछा एक्सपर्ट से। मुझे लगता है विजडम अगर वो प्रिवेल करती है कि किसी को भी हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ये नहीं तो ओली या देवबा को क्यों इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन जो बड़े पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको एक्सक्लूड करके आप सोल्यूशन में नहीं जा सकते। एंगर है लोगों का, ये करप्ट है, इन्होंने मिसरूल किया, लेकिन कैन यू एक्सक्लूड दोज फोर्सेस? लेकिन अभी तो किया जा रहा है एक्सक्लूड। नहीं, एक्सक्लूड तो नेता को कर रहे हैं ना, उनके पॉलिटिकल पार्टीज। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपको एक सॉल्यूशन चाहिए, ड्यूरेबल सॉल्यूशन, तो आप कंसेंसस ऑल साइड्स ये मिलकर आप कंसिलेटरी पॉलिटिक्स आपको अप्रोच करना है। और जिस पॉइंट से आपने ये एवरेशन शुरू किया कि एक्सक्लूड करेंगे या प्रोसेसलेस तरीक़ा से मोनार्की को हटाएंगे, पीपल को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो आपको एड्रेस करना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब इश्यूज डायलॉग के बाद ही, अब आर्मी रूल करे ऐसा कोई नहीं चाहता है। बांग्लादेश में नेपाल के आर्मी हमेशा पॉलिटिकल रहा है। हालांकि किंग पृथ्वीनारायण शाह के साथ वो मैंने बोला 1768-69 में वो आए, लेकिन हमेशा
जो रेजीम चेंज हुआ है, सिस्टम चेंज हुआ है, उन लोगों ने कोऑपरेट किया है, उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया है। ये थी पूरी तस्वीर नेपाल की। भारत का पड़ोसी है, दोनों के बीच ओपन बॉर्डर है, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संबंध है, कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी हैं। ऐसे में एक शांत और स्थिर नेपाल भारत के हित में है। एक जानकारी और, भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने अब तक नेपाल की जेलों से भागे 35 कैदियों को पकड़ा, जिसमें से 22 यूपी में भारत नेपाल सीमा पर, 10 बिहार में और 3 पश्चिम बंगाल में पकड़े गए। अधिकारियों का कहना है कि संख्या और बढ़ सकती है। सुरक्षा बल मुस्तैद है, नजरबनी है। सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। अब सुर्खियों की बारी। एशिया कप की शुरुआत हो गई है। पहले मैच में भारत ने एज एक्सपेक्टेड मेजबान यूएई को बुरी तरह हरा दिया 9 विकेट से, लेकिन असली मुकाबला तो 14 सितंबर को होना है भारत पाकिस्तान के बीच। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से देशों के बीच तनाव है और इसी के चलते एक राजनीतिक गतिरोध भी पनप रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचा। जनहित याचिका डाली गई पर कोर्ट ने इसकी तत्काल लिस्टिंग से इनकार किया। मामला जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच के सामने आया। दलील दी गई, जल्द लिस्ट नहीं हुआ तो याचिका बेमतलब हो जाएगी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद बेंच ने कहा, जल्दबाजी क्या है, एक मैच है, रहने दीजिए, मैच होना चाहिए। उधर मैच को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने विरोध जताया और बोले पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना देशद्रोह है। विरोध करने के लिए उन्होंने एक अभियान शुरू करने का ऐलान किया और कहा उनकी पार्टी सिंदूर रक्षा अभियान निकालेगी। इस दौरान महिलाएं सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगी। दूसरी सुर्खी, वाराणसी से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के बीच मुलाकात हुई। नवीन चंद्र रामगुलाम 8 दिन के भारत दौरे पर हैं। कई समझौतों पर दस्तखत हुए। फिर पीएम मोदी बोले ये मुलाकात औपचारिकता नहीं, आध्यात्मिक मिलन है। मॉरिशस पार्टनर नहीं, परिवार है। मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। फ्रेंड्स, मॉरिशस भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मार्च में मुझे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस समय हमने अपने संबंधों को एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री बनारसी स्वागत देख बम हुए और बोले ऐसा स्वागत तो शायद ही किसी और पीएम को मिला हो। We have benefited from India's generous assistance and expertise in key sectors of national development, including but not limited to health, education, capacity building. Prime Minister mentioned many of them: renewable energy, this infrastructure, maritime security. India's support, timely support in these areas continues to make a tangible difference in improving the quality of life of Mauritians. मॉरिशस भारत के दक्षिण पूर्व में बसा है, एक द्वीपीय देश है, करीबी देश है। कई तरीकों से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के वास्ते भी मॉरिशस से रिश्ते स्ट्रेटेजिकली जरूरी हैं। इस बार मॉरिशस के पीएम की यात्रा का हाई पॉइंट विशेष आर्थिक पैकेज है, जिसमें पोर्ट लुई बंदरगाह का विकास, चागोस मरीन क्षेत्र की निगरानी, मदद और बड़े प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट और लोन का मिक्स्ड पैकेज शामिल है। सवाल यह भी है कि मॉरिशस के पीएम की मेजबानी वाराणसी में क्यों हुई। इसका जवाब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने दिया। कहा, पीएम लंबे समय से विदेश नीति को दिल्ली से बाहर ले जाने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा केवल एक शहर का नहीं, पूरे देश का है। ये तो रही दोनों देशों के पीएम की मुलाकात की बात, लेकिन पीएम मोदी के वाराणसी पहुंचने से पहले कांग्रेस ने उनका विरोध करने का फैसला किया। कल यानी 10 सितंबर को यूपी सरकार मंत्री दिनेश सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली में विरोध किया था, काफिला रोका था। इसी के जवाब में यूपी कांग्रेस ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में उनके विरोध का ऐलान किया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि जब वो इसके लिए जा रहे थे तो उनको लखनऊ में उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया, जिससे वो वाराणसी ना जा सकें। उन्होंने कहा, बीजेपी ने पहले नियम तोड़े, इसलिए हम अपने नारे वोट चोर गद्दी चोर के नारे से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि लखनऊ साउथ के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आर वसंत कुमार ने अजय के दावों का खंडन किया। इंडियन एक्सप्रेस को दिए बयान में वसंत बोले, अजय राय नजरबंद नहीं है, उन पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। अगली सुर्खी भी नजरबंदी से जुड़ी है, कश्मीर से। 8 सितंबर को आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया था। इसके विरोध में आज
11 सितंबर को आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह श्रीनगर पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गेस्ट हाउस में नजरबंद किया। फिर उन्होंने एक्स पर लिखा, तानाशाही चरम पर है। विधायक महराज की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरना था, लेकिन सरकारी गेस्ट हाउस को पुलिस छावनी बना दिया। मुझे और मेरे साथियों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। इसकी जानकारी मिलते ही जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला संजय सिंह से मिलने पहुंचे, पर पुलिस ने उन्हें भी इजाजत नहीं दी। गेट पर आकर संजय ने मुलाकात की। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह को नजरबंद किए जाने का विरोध किया। संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लिखा, जनता की आवाज दबाई जा रही है, विपक्ष के नेताओं को कैद किया जा रहा है, बीजेपी खुली गुंडागर्दी पर उतर आई है। जम्मू कश्मीर के डोडा सीट से विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में हुई। उन्हें कठुआ जिला जेल में बंद किया गया है। गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अगली सुर्खी, E20 फ्यूल को लेकर सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जवाब आया। बोले, सोशल मीडिया पर एक सुनियोजित पेड कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना है। E20 प्रोग्राम के बारे में कंसर्निंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ARAI और सभी CM सब ने मिलकर उनके जो फाइंडिंग्स थे इसके बारे में पूरी तरह क्लैरिटी दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बारे में बहुत साफ निर्णय हुआ है। अब जैसे आपकी इंडस्ट्री है वैसे हमारा पॉलिटिक्स भी है, तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट की, फाइनेंस मिनिस्टर को भी कही है कि स्क्रैपिंग को बढ़ाने के लिए जो गाड़ी स्क्रैप करेंगे और नई गाड़ी लेंगे उसमें कुछ GST के बारे में हम सोच सकते, तो विचार करिए। ये भी बात हमने वित्त मंत्री के सामने रखी है। मामला E20 फ्यूल से जुड़ा है। E20 फ्यूल में 80% 80% सामान्य पेट्रोल और 20% एथेनॉल होता है। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो स्टार्च और शुगर से बनता है। अगर इसे पेट्रोल में मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो ये पर्यावरण के लिए अच्छा फ्यूल माना जाता है। भारत सरकार इसे बढ़ावा दे रही है ताकि प्रदूषण कम हो, तेल के आयात पर निर्भरता घटे। पर कांग्रेस का कहना है कि नितिन गडकरी के परिवार को इस पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा हुआ। बीते दिनों कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गडकरी और परिवार पर आरोप लगाए। कहा, गडकरी के बेटे एथेनॉल के कारोबार से खूब मुनाफा कमा रहे, जबकि गडकरी मंत्री होने के नाते इससे जुड़ी पॉलिसी बनाते हैं। सोशल मीडिया पर यह भी दावे किए गए कि E20 फ्यूल से गाड़ियों का माइलेज कम होता है, साथ ही पुराने वाहनों के इंजन पर असर पड़ता है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इन दावों को लेकर गडकरी ने कहा कि सभी टेस्टिंग एजेंसियों ने पुष्टि की कि समस्या नहीं है। जोर देकर कहा कि सरकार E20 प्रोग्राम और फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के माध्यम से स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए अब रुख करते हैं न्यूज रूम का। छत्तीसगढ़ में एक बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। सुरक्षा बलों ने बताया कि गरियाबंद जिलों में उन्होंने 10 नक्सलियों को मार गिराया और इनमें से एक नक्सली 1 करोड़ रुपए का इनामी है, जिसका नाम है मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण। जानकारी के मुताबिक इलाके में मोडेम की मौजूदगी का खुफिया इनपुट मिला था, जिसके आधार पर 10 सितंबर को ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन को STF, कोबरा और E30 टीम्स ने साथ मिलकर अंजाम दिया। गरियाबंद जिला जो है वो लंबे वक्त से एक तरीके से मान के चलिए कि नक्सली गतिविधियों का गढ़ रहा है। यहाँ पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हाल फिलहाल में और बीते काफ़ी समय में काफ़ी सारे एनकाउंटर्स हुए और इन एनकाउंटर्स में कई सारे टॉप नक्सली नेता या तो मारे गए या फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ से ही नक्सली गतिविधियों को लेकर एक और अपडेट आई है, ये कि दंतेवाड़ा जिले में 11 सितंबर को नक्सलवादियों ने एक ID ब्लास्ट किया, जिसमें CRPF के 2 जवान घायल हो गए, एक की हालत नाजुक बनी हुई है। आज का ललन टॉप शो यही समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।